जय श्री राम क्लास। शुरुआत करते हैं अपने इस थर्ड पार्ट से। ख़त्म करते हैं इस पूरी कहानी को। मैं पहले से लिख रखा है ताकि अपना काम आसान हो जाए, अपना वक्त बच जाए। मैंने यहाँ पर एक टेबल रख रखी है, मतलब ये एक पेज की टेबल है ना। इस पेज की टेबल में आयन्स लिखे हुए हैं ढेर सारे, और सेम आयन्स मैंने यहाँ पर भी लिखे हैं। यहाँ पर इसलिए लिखे हैं ताकि आपको दिखा सकूँ, और मेरे लिए इसलिए लिखे हैं ताकि मैं इसका इस्तेमाल करते हुए कुछ कंपाउंड्स को बना सकूं, क्योंकि क्रिस क्रॉस मेथड पढ़ना भी तो है। चलो अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से अपना काम कंप्लीट करते हैं। ये देखो आयन, मेरे ख्याल से मैं इसकी डेफिनेशन पहले बता चुका हूँ, इसलिए दोबारा बताने का मतलब नहीं है। फिर भी शॉर्ट फॉर्म में देख लो कि सर ऐसा एटम या ऐसा मॉलिक्यूल जिसके ऊपर चार्ज हो उसे आयन कहते हैं। ठीक है, आयन में चार्ज की बात की गई है, तो चार्ज के बेसिस पर आयन दो तरह के होते हैं, एक कैटायन और एक एनायन। इसका डिस्कस हमने पहले नहीं किया था, अभी कर लेते हैं। तो जो कैटायन है इसमें टी लग रहा है, लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कैटायन और कैथोड में, एनायन और एनोड में। एनोड और कैथोड की बात मैं तब बताऊंगा जब मैं इलेक्ट्रोलिसिस बताऊंगा, मैंने अपने सेकंड चैप्टर में, वहीं पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन उसकी पूरी चर्चा करूंगा, और कैथोड एनोड की बात भी बताऊंगा। फिलहाल के लिए जो आयन है, पहली बात तो इनके नाम के एंड में लग रहा है आयन, तो ये आयन है मतलब इनके ऊपर चार्ज होगा। यहाँ चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव टी जैसा बन रहा है, और मैं कैटायन को ऐसा बनाता हूँ टी को, तो ये जो टी है इसमें टी पॉजिटिव चार्ज जैसा दिख रहा है, मतलब जो टी बना रखा है कैटायन में वो पॉजिटिव साइन जैसा दिख रहा है। तो कैटायन क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। और एनायन क्या होगा? नेगेटिव, क्योंकि एनायन में एन लग रहा है ना। तो ये जो एन है वो नेगेटिविटी को शो कर रहा है, मतलब नेगेटिव वर्ड को शो कर रहा है। तो मेरे ख्याल से नॉर्मल सी बात पता लग गई होगी, आप कंफ्यूज नहीं होंगे आप कि एनायन में एन लग रहा है जो कि इसको नेगेटिव शो कर रहा है, नेगेटिव चार्ज को शो कर रहा है, नेगेटिव साइन को शो कर रहा है, और कैटायन में टी लग रहा है माने ये पॉजिटिव को शो कर रहा है। क्लियर है क्या क्लास? अब बात को आगे बढ़ाते हैं। कैटायन माने पॉजिटिव चार्ज में एटम होगा या मॉलिक्यूल होगा? क्या हाइड्रोजन का एटम है? हाँ सर। क्या इसके ऊपर चार्ज है? हाँ सर। इसका मतलब ये क्या हुआ? आयन। ये सोडियम मैं एलिमेंट्स करवा के आया हूँ, तो अब मैं इस बात को दोबारा चर्चा में नहीं लाऊंगा। सोडियम एक एलिमेंट है, एक एटम है। हाँ सर एटम है। इसके ऊपर चार्ज है? हाँ सर है। तो ये क्या कहलाएगा? आयन। हाँ सर कहलाएगा। ये पोटेशियम है, याद हो, ये पोटेशियम है, एटम है। हाँ सर अकेला है तो एटम है। इसके ऊपर चार्ज है? हाँ सर। एटम के ऊपर चार्ज आता है तो आयन कहलाता है, इसका मतलब ये एक आयन है। क्या एक एटम है, एटम के ऊपर चार्ज है, क्या आयन कहलाएगा? हाँ सर। एटम उसके ऊपर चार्ज आयन। ये क्या है? बेरियम है, बेरियम। ये कैल्शियम एटम है, उसके ऊपर चार्ज है आयन। मैग्नीशियम एटम, उसके ऊपर चार्ज आयन। निकल 28वें नंबर पे आ रहा था, निकल एटम है, उसके ऊपर चार्ज। जिंक 30th नंबर का एटम था, ये 30th नंबर का एलिमेंट 30वें नंबर पे आ रहा था। क्या ये एक एटम है? हाँ सर। इसके ऊपर चार्ज है? हाँ सर। ये एक आयन है। एल्यूमिनियम एटम है? हाँ सर। इसके ऊपर चार्ज है? हाँ सर। ये क्या क्या? आयन। यहाँ मैंने कुछ और आयन दिखा रखे हैं। अच्छा इनके नाम भी देख लो फिर। हाइड्रोजन आयन जब भी आपको दिखाया जाएगा तो आप H+ बोलोगे, सोडियम आयन पर Na+, पोटेशियम आयन पर K+, सिल्वर आयन पर Ag+, बेरियम आयन पर Ba+2, कैल्शियम आयन पर Ca+2, और मैग्नीशियम आयन पर Mg+2, निकल आयन पर Na+2, जिंक आयन पर Zn+2, एल्यूमिनियम आयन पर Al+3। हो सकता है आपका सवाल उठे कि सर ये चार्ज +3 क्यों हुआ एल्यूमिनियम पर, जिंक पर +2 ही क्यों हुआ? मतलब जो इनके चार्जेस दिखा रखे हैं जैसे K पर +1, Ag पर +1, तो ये ऐसे ही चार्ज क्यों हैं? ये चार्ज कुछ और नहीं हो सकते क्या? इन चार्जेस के और होने की पॉसिबिलिटी थी अगर वैलेंसी इनको परमिशन देती तो वैलेंसी से आपको इसके ऊपर आने वाले चार्जेस का पता लगता है। लेकिन मैं आपको वैलेंसी अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ। उसका कारण, क्योंकि पहली बात तो जो चीज़ हम आज पढ़ने वाले हैं उसका नाम है आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन, मैंने क्रिस क्रॉस मेथड का इस्तेमाल। तो उसमें बिना वक्त लगाए एग्ज़ाम में अगर आपको जल्दी क्वेश्चन करने हैं, बिना वक्त लगाए मैंने जल्दी क्वेश्चन करने हैं और सही क्वेश्चन करने हैं बिना किसी परेशानी के, तो वैलेंसी को दरकिनार करते हुए, किसके लिए बोल रहा हूँ? आयनिक कंपाउंड के लिए। वैलेंसी को साइड रखते हुए आप सीधा आयन्स को याद रखो, क्योंकि नाम है आयनिक कंपाउंड। तो कंपाउंड तो किससे बनेगा? एलिमेंट से बनेगा।
लेकिन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, जो आयनिक फॉर्म में वो एलिमेंट्स आएंगे। तो आयन्स को याद कर लो, आपके आयनिक कंपाउंड तुरंत बनेंगे। अब वो कैसे बनेंगे, क्रिस क्रॉस मेथड से, इसको इरेज करने के बाद समझाऊंगा। पर पहले कुछ और बातें बताना चाह रहा हूँ, वो सुनो, छोटी छोटी ट्रिक की तरह हैं, बहुत काम आती हैं। जैसे कॉपर है, अभी आपने देखा हाइड्रोजन आयन पर H+ माने पॉजिटिव चार्ज था, 1+ चार्ज था। कॉपर जो है वो दो तरीक़ों से मिल सकता है। कैसे कैसे सर, एक Cu+1 और एक Cu+2। सुनो क्लास, जो रिच होता है, रिच अमीर होता है, जो रिच होता है वो अमीर होता है, उसके पास हर चीज़ ज़्यादा होती है। तो रिच की बात करने में, रिच वर्ड में RICH, तो RIC आता है ना उसमें। गौर से देखो, Cu+2 ज़्यादा है या Cu+1, माने चार्ज किसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है। जिसका चार्ज ज़्यादा है वो अमीर है, जो अमीर है उसको रिच बोलेंगे, और जो इसको रिच बोल रहे हैं उसका RI से निकाल लो। तो लो, कॉपर कहते हैं ना अपन इसको, ये कॉपर जब Cu+2 की फॉर्म में होगा तब कहलाएगा क्यूप्रिक आयन, रिक, RI से रिक। तो ज़्यादा है तो रिक, ज़्यादा है तो रिक, रिच। क्लियर है क्या। और बचे हुए को क्यूप्रस, जिसका कम चार्ज होता है उसको क्यूप्रस, उसके लास्ट में अस लग जाता है, क्यूप्रस। दूसरा एग्जांपल, ये Fe है, आयरन 26वें नंबर पे आता है ना, टेबल बनाई थी 30 एलिमेंट्स की। Fe आयरन, अगर आयरन Fe+3 के रूप में पाया जाए तो फेरिक बोलते हैं, और अगर Fe+2 के रूप में पाया जाए तो फेरस बोलते हैं। दोबारा देखो, मैंने अभी जो ऊपर बताया सेम काम आ गया। दोनों में से चार्ज किसका ज़्यादा है सर, +3 का ज़्यादा। जिसका चार्ज ज़्यादा होगा वो अमीर होगा, जो अमीर होगा उसे रिच कहेंगे, जिसको रिच कह रहे हैं उसके लिए RIC लगा देंगे लास्ट में। और जिसका चार्ज कम होगा उसे रस कह देंगे, लास्ट में अस लग जाएगा, अस। ध्यान रखना, ये कंपैरिजन किस किस में चल रहा है, आयरन की इस और इस फॉर्म के बीच में कंपैरिजन चल रहा है। इस वाली फॉर्म के लिए फेरिक बोला है, रिक, रिच लगाया है। तो इस वाली फॉर्म जिसमें चार्ज कम है उसके लिए फेरस लगा दिया, अस लगा दिया। कॉपर की ये और ये फॉर्म के बीच में कंपैरिजन चल रहा है कि कॉपर की अगर ये फॉर्म आ गई तो ज़्यादा चार्ज की वजह से अमीर है, रिच, रिक, और अगर कम चार्ज है तो रस, अस। क्लियर हो गया क्या। फिर ये जितने भी आपने देखे, चाहे ये सारे के सारे या फिर ये सारे के सारे, ये सब है मोनो एटॉमिक आयन। अब एक बात इम्पॉर्टेंट, क्योंकि क्या इंपॉर्टेंट है वो एक बार इरेज कर दो, फिर समझ जाओगे आप लोग जब मैं आपको कंपाउंड बनाना सिखाऊंगा। फिलहाल के लिए आप ये समझे कि ये सारे के सारे मोनो एटॉमिक आयन है। एक और मोनो एटॉमिक आयन दिखाता हूँ, ये लेड को शो, ये लेड P ब्लॉक का एलिमेंट है जनाब। लेड को शो किया जाता है Pb से। कल ट्रिक बताई थी ना, काशी गए शंकर प्रभु, क्यों गए, UQ, उसके जस्ट नीचे था क्यों गए, तो काशी गए शंकर प्रभु, जो प्रभु था ना वो Pb था, और इसको नाम है, Pb को नाम के रखे हुआ है, लेड रखे हुआ है। समझ में आयो कि, तो Pb को लेड बोलते हैं, फिर लेड के लिए Pb सिंबल का इस्तेमाल होता है। और इस पर चार्ज है +2। क्या लेड अकेला आइटम है, हाँ सर, ये पूरा ये दोनों मिलकर सिंबल बता रहे हैं, लेड के सिंबल को बता रहे हैं। संख्या कितनी है इसकी सर, 1, लेड का एक ही एटम आया है और उसके ऊपर चार्ज आ गया, तो एक एटम है, मोनो एटमिक चार्ज है तो आयन, मोनो एटमिक आयन। और एक ही अमोनियम नाम आ रहा है, अमोनियम आयन। अमोनियम आयन को NH4+ से शो करते हैं। सोचो अब यहाँ पर नाइट्रोजन का एक एटम आ गया, हाइड्रोजन के 4 एटम आ गए, टोटल एटम कितने हुए, 5। वो चीज़ जिसमें एटम एक से ज़्यादा हो उसे क्या कहते थे सर, मॉलिक्यूल कहते थे। माने एक मॉलिक्यूल जिस पर चार्ज आ जाए क्या उसे आयन कह सकते हैं, वो देखो डेफिनेशन, एटम पर चार्ज आ जाए तो आयन बोलते हैं। ये सारे एटम थे, इन पर चार्ज लिया है, ये लेड का भी एटम था, इन सब पे चार्ज आ गया तो ये आयन बन गए। मॉलिक्यूल पर चार्ज आ जाए तो भी आयन बनेगा। ये अमोनियम नाम का मॉलिक्यूल है। ये मॉलिक्यूल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एक एटम नाइट्रोजन का और 4 एटम हाइड्रोजन के आ रहे हैं, तो ये भी एक मॉलिक्यूल है, और मॉलिक्यूल पे आपको चार्ज दिख रहा है, माने ये हो गया अपने आप में आयन। इतना तो क्लियर है मेरे ख्याल से, बड़ी बेसिक सी बात थी ये, ठीक है। तो हम इसको इन सब को और लेड वाले को, इनको क्या कह सकते हैं, मोनो एटमिक आयन, जिसमें वो आयन जिसमें एक एटम हो, मोनो एटमिक आयन। और इसे क्या बोलेंगे, पॉली एटमिक आयन। सही है क्या। ये पॉली एटमिक आयन की छोटी सी कहानी है, अभी समझ में नहीं आएगी, समझाऊंगा भी और एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, बट ये मिटाने के बाद जब मैं कंपाउंड बनाऊंगा, माने एक्चुअली क्रिस क्रॉस मेथड अपन सॉल्व कर रहे होंगे। आगे बढ़ने से पहले कहता चलूँगा कि क्रिस क्रॉस मेथड का सीधा इस्तेमाल 9th क्लास में होता है। 9th क्लास के सिलेबस में क्रिस क्रॉस मेथड है, माने
इन आयन्स के थ्रू कंपाउंड्स को बनाना, ये 9th क्लास पढ़ती है, 9th क्लास के सिलेबस में है, हम सीधा उस सिलेबस के हिस्से को उठा रहे हैं। मैं दोबारा 9th क्लास को पढ़ाऊँगा वहाँ पर, नो इश्यूज़, लेकिन अभी इसलिए पढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि 10th क्लास वालों को केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पढ़ना है, उसके लिए कंपाउंड्स ज़रूरी हैं, कंपाउंड्स के लिए आयन्स ज़रूरी हैं, इसलिए मैंने आयन्स की जानकारी पहले दे दी। चलो यहाँ पर आओ, जैसा कि मैंने बताया आयन दो तरह के हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। पॉजिटिव चार्ज है तो टी की वजह से पॉजिटिव और टी एक जैसे लग रहे हैं तो कैटायन पॉजिटिव चार्ज है। एनायन में एन लग रहा है माने नेगेटिव, तो ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ये याद रखना, ट्रिक भूलना नहीं है। एनायन में बात करेंगे तो दोबारा मोनोएटमिक आयन, पॉलीएटमिक आयन, इसलिए मैंने सेपरेट कर दिए। ये यहाँ से अगर यहाँ तक के, यहाँ से लेकर यहाँ तक के सारे मोनोएटमिक आयन हैं और ये सारे के सारे पॉलीएटमिक आयन है। आप खुद देख लो, मैं स्पीड में बता रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर चुका हूँ सेम बात को। तो अकेला आइटम है हाइड्रोजन का, अकेला आइटम ब्रोमीन का, अकेला आइटम क्लोरीन का, अकेला आइटम आयोडीन का, अकेला आइटम फ्लोरीन का, अकेला आइटम ऑक्सीजन का, अकेला आइटम सल्फर का, अकेला आइटम नाइट्रोजन का। ये सारे के सारे सिंगल एटम है, माने मोनो एटम है, और इन सब के ऊपर चार्ज है, माने ये सारे क्या हो गए, मोनो एटमिक आयन। क्लियर। यहाँ देखो एसीटेट आयन, सर क्या ये सब आयन याद करने पड़ेंगे? याद करने का कुछ भी नहीं है, तो फिर इसका क्या करेंगे, इसे बार बार पढ़ोगे ना, ये याद हो जाएगा। और बार बार पढ़ने से बेहतर तो ये है कि जब भी इसकी प्रैक्टिस करने की दिल हो तो बजाय इनको देखने के आप एग्जाम्पल उठाओ, ठीक है। अब जो मैं शीट लेकर आऊँगा ना 30 क्वेश्चंस वाली, 30 क्वेश्चन सोच रखे हैं मैंने, वो जो शीट लेकर आऊँगा उस शीट में हर पढ़ाए हुए कंसेप्ट से रिलेटेड सवाल होंगे। हो सकता है 30 क्वेश्चन हो सकता है 50 क्वेश्चन हो, इट कैन बी 52। तो उन 50 सवालों में आपकी सारी प्रैक्टिस हो जाएगी, टेंशन ना लो, ठीक है। फिलहाल के लिए आप इन आयंस को बस पढ़ते चलो कि हाँ ये कुछ होता है, ये कुछ होता है, ये कुछ होता है। और अभी मैं 10 एग्जाम्पल यहाँ पर करा दूंगा, 10 या फिर 5। चलो एक काम करते हैं, 5 एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं ताकि अपना लेक्चर भी थोड़ा छोटा बने, आप लोगों को देखने में आसानी हो। और जो मतलब ये शीट होगी उस शीट में कम से कम नहीं तो इससे रिलेटेड 10 सवाल होंगे, 50 क्वेश्चन इसमें बनाऊंगा मैं टोटल मिला के। तो एसीटेट ये होता है CH3COO माइनस, तो उसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। और से देखो, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, माने क्या एक से ज़्यादा आइटम आ गए? हाँ, एक से ज़्यादा आइटम आने पर क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल पर चार्ज है ऊपर माइनस का, हाँ सर। हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन से लिया H, कार्बोनेट से लिया CO3 माइनस, तो HCO3 माइनस हमने टोटल लिया है। तो ये जो चीज़ बना है इसको कहते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन सल्फेट HSO4 माइनस को कहते हैं हाइड्रोजन सल्फेट। हाइड्रोजन भी है, सल्फर भी है, ऑक्सीजन भी है, माने ये मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज है तो ये क्या हो गया, आयन। हाइड्रोक्साइड आयन में हाइड्रो और ऑक्साइड, हाइड्रो से H और ऑक्साइड से O निकाला, इसके ऊपर आता है माइनस का चार्ज, OH माइनस। अगर किसी के दिमाग में ये सवाल उठ रहा हो कि सर इनके ऊपर -1 चार्ज आया है, किसी पे +2 चार्ज आ रहा है, किसी पे +3 चार्ज आ रहा है, किसी पे -1 चार्ज आ रहा है, तो इसका सीधा संबंध है वैलेंसी के पास में। फिर वैलेंसी आपने पहले क्यों नहीं पढ़ाई? क्योंकि वैलेंसी से आप मोनोएटमिक आयन तो बना सकते हो, लेकिन पॉलीएटमिक आयन बनाने में आएगी दिक्कत। और एग्जाम में आपको आयन बनाने को नहीं बोलेगा, एग्जाम में सीधा 10th वालों को कहा जाएगा ये रिएक्शन है, सॉल्व करो। और रिएक्शन को सॉल्व करने के लिए अगर आयन का ज्ञान है तो आयन के थ्रू कंपाउंड बना लोगे जल्दी। तो आपका क्वेश्चन 10th में तब सॉल्व होगा जब आपको आयन आते होंगे। और 9th क्लास वालों के लिए तो सिलेबस का हिस्सा है कि कंपाउंड बनाओ, जो कि मैं अभी सिखाऊंगा अभी। तो जो चीज़ मैं सिखा रहा हूँ ये 9th वालों को और 10th वालों को डायरेक्टली काम आने वाली है, इसलिए सिर्फ जो सिखा रहा हूँ आप उसे सीखो। समझ रहे हो क्या? हर चैप्टर का ज्ञान तो डेफिनेटली दूंगा ही दूंगा, कोई चीज़ छोड़ूंगा वैसे भी नहीं। इसलिए बेसिक्स में जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको उस तरीके से चलने दो। मन में अगर क्वेश्चन उठ रहे हैं इस बात को लेकर कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, तो उन्हें थोड़ा शांत रखो फिलहाल के लिए, क्योंकि आने वाले चैप्टर्स में हर बात और ज़्यादा खुलेगी। नाइट्राइट, इसके लिए NO2 माइनस, नाइट्रेट, दोनों में फ़र्क छोटा सा है यहाँ I और A का। नाइट्रेट के लिए NO3 माइनस, सल्फेट के लिए SO4 माइनस। इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो क्लास, बाकी सबको मैं सिर्फ बोल देता हूँ, फिर मैं सबके बारे में कॉमन बात बताऊँगा। कार्बोनेट के लिए CO3 माइनस आता है, वैसे एक्चुअली CO3 -2 आना चाहिए था।
कार्बोनेट के लिए CO3-2 आता है, परऑक्साइड के लिए O2-2। O2 है, ऑक्सीजन के कितने एटम है? 2 एटम। व्हेन मोर देन 1 एटम कंबाइंस टू ईच अदर दे फॉर्म मॉलिक्यूल। तो ये O2 मॉलिक्यूल हुआ, इस पर क्या है? चार्ज है, मॉलिक्यूल पर चार्ज माने आयन। फॉस्फेट के लिए PO4-3 आता है, एक फॉस्फोरस का एटम, ऑक्सीजन के 4 एटम, मॉलिक्यूल बन गया, इस पर चार्ज आ गया तो ये आयन बन गया। जिंकेट, थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था रिएक्शन का, उसके अंदर सेम बात की गई थी। हमने इस क्लास के मतलब अपने सेकंड लेक्चर के इंट्रो में, अगर आपने देखा हो, हमारे लेक्चर नंबर 3 के पार्ट 2 के इंट्रो में हमने ये चीज़ बनाकर दिखाई थी। जिंकेट आयन का इस्तेमाल हुआ था, ZnO2-2, ये वहीं का है, समझ रहे हो? तो अगर इस आयन का ज्ञान होता तो वो क्वेश्चन करना आसान हो जाता है, इसलिए मैं पहले आयन की नॉलेज दे रहा हूँ। फिर यहाँ पर मैंगनेट, एन लग रहा है बीच में, ये मैंगनीज से रिलेटेड पॉइंट है, इसलिए इसमें Mn आएगा। मैंगनेट का फॉर्मूला पूरा MnO4-2। क्लोरेट, इसके लिए ClO3-। क्रोमेट CrO4-2। सर ये हमसे नहीं रटे जा रहे, बहुत तगड़े हैं, रटने के लिए कह ही नहीं रहा हूँ, अभी मैं एग्जांपल करवाऊँगा ना, 5 एग्जांपल ले लेते हैं, आपकी कहानी अपने आप क्लियर हो जाएगी, ठीक है? और फिर मुझे अब एक नोट पॉइंट भी बताना ही है। चलो अब मैं इसको इरेज करता हूँ, उसके बाद अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। चलो आपके लिए 5 नहीं 10 क्वेश्चन करवा देता हूँ, क्लास के अंदर 10 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और आपका कंसेप्ट दिमाग में उतर भी जाएगा। पर कोशिश ये करना कि जैसे ही मैं 2-3 एग्जाम्पल सिखा दूँ बोर्ड पे, उसके बाद जो बाकी के 7 एग्जाम्पल होंगे, उन 7 एग्जाम्पल्स को मेरे करने से पहले, मैं तो यहाँ लिख दूंगा, पर मेरे करने से पहले आप सॉल्व कर दो और फिर मेरे साथ आंसर मैच करो, बेहतर रहेगा। इससे ये पता लगेगा कि इसी क्लास के अंदर आपने कितना सीखा, या हमारा सिखाना आपके काम आया या नहीं आया। बात सही है क्या? तो अभी हम इसको इरेज करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो मत लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सारा का सारा मटेरियल मैं नोट से भी देने ही वाला हूँ, बस हाँ नोट्स को भी प्रिंटेबल फॉर्म में निकलवाने के लिए काम चल रहा है। तो फिलहाल आप अभी इसको चाहो तो नोट कर लो, जो लोग साथ में नोट्स बना रहे हैं वो चाहो तो नोट कर लो, और नहीं बना रहे हो तो कोई इशू वाली बात नहीं है, रिलैक्स रहो। भी वैसे भी अपने मेन चैप्टर्स को भी अपने स्टार्ट किया नहीं है, ये बेसिक्स हैं, जिसकी थोड़ी बहुत जानकारी शायद आपको है और थोड़ी बहुत जानकारी नहीं है, या कहीं ना कहीं जानकारी में थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो जाता है ना, तो वो प्रॉब्लम सबके साथ होती है। इसलिए उस बेसिक को एकदम सपाट बनाने के लिए अभी मसाला रेडी कर रहे हैं। अब इस मसाले को दीवार पर लगाकर दीवार बनाएंगे और दीवार से घर बना देंगे। दीवार मिलती है तो घर बनता है, ऐसा होता है ना। तो अभी इसको मिटाता हूँ और अब हम आते हैं क्रिस क्रॉस मेथड को यूज़ कैसे किया जाता है उस पर। इरेज कर रहा हूँ मैं इसको साइड हटकर। हाँ भाई करें शुरू। चलो क्रिस क्रॉस मेथड की शुरुआत कर रहे हैं। बड़ा ही प्यारा टॉपिक है, मस्ती से पढ़ेंगे। अगर मैं कह रहा हूँ कि क्रिस क्रॉस मेथड के अंदर कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं। मेथड मतलब होता है हिंदी में विधि विधान। जैसे पंडित पूजा करता है तो विधि से करता है, ऐसे थोड़ी कि भाई पहले कभी आग डाल दी बाद में घी लगा दिया, मतलब वॉटेवर, उल्टा बोल गया मैं, आग डाल दी घी लगा दिया, ऐसा नहीं होता। घी डालते हैं आग लगाई जाती है, हाँ ऐसा होता है। खैर वॉटेवर, हमें तो अपने क्रिस क्रॉस मेथड से फ़र्क है, उसी को करेंगे। तो ये एक मेथड है, मैंने इसमें कुछ स्टेप्स होंगे। जी हाँ, इज्जत के साथ में क्रिस क्रॉस मेथड में 4 स्टेप्स होंगे। आओ, सबसे पहला आइडेंटिफाई द आयंस, माने आयंस को आइडेंटिफाई करो। क्लियर है क्या? आयंस को आइडेंटिफाई करो। आयंस का आइडेंटिफिकेशन करो, ठीक है भाई। सेकंड, आयंस हैं मतलब उन पर चार्जेस होंगे। हाँ सर चार्जेस तो होंगे, तो मतलब
चार्ज के मैग्नीट्यूड का क्रिस क्रॉस करवाओ। चार्जेस के मैग्नीट्यूड का क्रिस क्रॉस करवाओ। डोंट वरी, ये पॉइंट समझाऊंगा अभी मैं क्या है इसका मतलब। थर्ड आता है अपना पॉइंट, पहले मैं सारे स्टेप लिख दूं, उसके बाद एक एक स्टेप पे चलूंगा एग्जांपल देकर। हाँ, सिंपलेस्ट रेशो बनाओ। किसका सिंपलेस्ट रेशो? इस मैग्नीट्यूड का, माने चार्जेस के मैग्नीट्यूड का क्रिस क्रॉस करवाओ, फिर चार्जेस के मैग्नीट्यूड का ही रेशियो, माने चार्जेस के मैग्नीट्यूड का रेशियो। और ये रेशियो कैसा होना चाहिए? सिंपलेस्ट। सिंपलेस्ट। फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट, इन रेशियोज का सबस्क्रिप्ट बनाओ। इन रेशियोज को सबस्क्रिप्ट बनाओ। सर इतने टफ पॉइंट्स हैं क्या? ये टफ नहीं है क्लास, समझ का फेर है। जब समझा दूंगा तो बड़ा आसान हो जाएगा। एक एग्जांपल से समझाऊं? ठीक, आओ लेते हैं एग्जांपल। मान लो मैंने आपको नाम मिला, एक कंपाउंड का नाम मिला। कंपाउंड का नाम है सोडियम क्लोराइड। तो एग्जामिनर ने 9th वाले अगर जानना चाहें तो उनको सीधा सीधा क्वेश्चन मिलेगा, मतलब मिल सकता है, ज़रूरी थोड़ी वही क्वेश्चन मिलेगा जो मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन तो कैसा बन सकता है, लेकिन इस अप्रोच से आप सॉल्व कर लोगे। और 10th वालों के लिए कंपाउंड के नाम को कंपाउंड बनाकर, मैंने कंपाउंड का केमिकल फार्मूला बनाकर रिएक्शन में उसका यूज़ करना पड़ेगा। दोनों के लिए काम आसान है, वो हम वक्त के साथ साथ सीखते जाएंगे। फिलहाल जो काम कर रहे हैं उस पर पूरा काम करते हैं, उस काम को पहले ख़त्म करते हैं। एग्जाम्पल आया पहला अपना सोडियम क्लोराइड। क्या है एग्जाम्पल? सोडियम क्लोराइड। लो लिखो, सोडियम क्लोराइड। जो आयन की टेबल अभी आपको बनवाई थी थोड़ी देर पहले, अगर आपको याद हो तो उसमें सोडियम के लिए Na+1 चार्ज आता है, Na+ ये आता है, और क्लोराइड के लिए Cl-। तो आपको ये मिला क्वेश्चन कि ये गिवन है आपको, इसका केमिकल फार्मूला लिखो। ये आया क्वेश्चन आपका, राइट द केमिकल फार्मूला फॉर सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला लिखो। और ये आयनिक कंपाउंड है, हम आपको बता रहे हैं फिलहाल के लिए, मान लो। तो इसका केमिकल फार्मूला लिखने के लिए आपको आयंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए और इसके लिए कौन से आयन आते हैं, पहले उन आयंस को पहचानो। तो पहला पॉइंट है आयंस का आइडेंटिफिकेशन। माने आपको जो कंपाउंड गिवन होगा, जिस कंपाउंड का नाम दिया हुआ होगा, उसके आयंस को आप बना दोगे, पहले आइडेंटिफाई करोगे, मतलब पहचानोगे कि क्लोराइड के लिए कौन सा आयन होता है। हाँ सर Cl- होता है। क्या इसको रटने की ज़रूरत पड़ी? नहीं सर, पढ़ते पढ़ते याद हो जाता है कि क्लोराइड आयन को Cl- से शो किया जाता है, सोडियम आयन को Na+ से शो किया जाता है। पहला स्टेप पूरा। सेकंड स्टेप, चार्ज के मैग्नीट्यूड का क्रिस क्रॉस। वहाँ समझाता हूँ, समझ में आ जाएगा। देखो चार्ज, सर चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फिर मैग्नीट्यूड क्या भला है वो सुनो। मान लो ये मैंने हाथ उठाया है ना, एक मेरा हाथ और एक बजरंग बली का हाथ, मैंने इस बोर्ड पे मारा, डिशूम, नहीं टूटा, सपोज दैट नहीं टूटा। लेकिन अगर बजरंग बली मारेंगे तो दुनिया हिल जाएगी, ऐसा होता है ना, समझ रहे हो? फ़र्क क्या था? फ़र्क क्या था? मेरे हाथ ने जो फोर्स लगाया वो फोर्स कम था, और बजरंग बली ने जो फोर्स लगाया वो फोर्स बहुत ज़्यादा था। कमाल की बात यह है कि मैंने भी फोर्स लगाया, बजरंग बली जी ने भी फोर्स लगाया। फ़र्क किस में आ रहा है? मात्रा में। मैंने कम मात्रा लगाई फोर्स की, बजरंग बली ने बहुत ज़्यादा मात्रा लगाई फोर्स की। कम समझ में आया होगा एग्जांपल में भी। और एग्जांपल लेता हूँ, एक जगह 5 किलो आलू हैं, एक जगह 10 किलो आलू हैं, कौन से वाले ज़्यादा हैं? सर 10 किलो वाले। कारण? क्योंकि सर वहाँ पर मात्रा ज़्यादा है, वरना आलू तो यहाँ पर भी किलो में है। 5 किलो आलू, यहाँ पर 5 किलो आलू हैं तो ये भी किलो में है, और जो यहाँ पर 10 किलो आलू हैं ये भी किलो में है।
ये भी किलो में आलू है, ये भी आलू है, दोनों का मान किलो में है, लेकिन ये 10 किलो है। 10 माने नंबर ज़्यादा है, ये 5 माने नंबर छोटा है। तो मैग्नीट्यूड मात्रा को बताता है, मैग्नीट्यूड मात्रा को बताता है या क्वांटिटी को बताता है। तो मैग्नीट्यूड मात्रा को कैसे बताता है? नंबर से। जिसका नंबर ज़्यादा उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा। अब और एक्सप्लेन करने के लिए ये लो, मान लो ये लिखा मैंने -2। तो ये क्या है सर? चार्ज है। इस चार्ज में दो चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको, क्या क्या सर? एक तो नेगेटिव चीज़, ये नेगेटिव साइन। ये नेगेटिव साइन क्या शो करता है? ये नेगेटिव क्या है? साइन है। ये साइन शो करता है कि चार्ज कौन से टाइप का है, नेगेटिव टाइप का या पॉजिटिव टाइप का है। तो ये नेगेटिव क्या है अपना? साइन। और ये नंबर, ये 2 क्या है? एक नंबर है, 2 बोलो या फिर उसको एक नंबर बोलो। ये 2 क्या है? एक नंबर। -2 क्यों? +2 भी हो सकता था, -4 भी हो सकता था। तो एक नंबर है। नंबर किसको शो कर रहा है? मैग्नीट्यूड को। क्लियर है क्या? नंबर शो कर रहा है मैग्नीट्यूड को। ओके, अब आप बोलो, ये लिखा मैंने +3। कॉमन सेंस तो अपने में है ही। ये प्लस किसको शो कर रहा है? जैसे वहाँ माइनस साइन को शो कर रहा था, तो ये प्लस भी साइन को शो कर रहा है क्या? हाँ सर। जैसे वहाँ पर नंबर मैग्नीट्यूड को शो कर रहा था, तो यहाँ पर नंबर मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है क्या? हाँ सर। अब मैं अगर लिखता +4, तो मुझे आप बताओ मैग्नीट्यूड क्या होता? सर 8 होता है क्या? नहीं, आपने अभी भी मुंडी ऐसे हिलाई है। नहीं सर ऐसा नहीं होता, देखो मुझे दूर से दिख जाता है, मैं ऑनलाइन में बैठे बैठे भी पता लगा सकता हूँ। चींट पाक डमडम। चलो, तो -4 जब आप लिखते हो तो -4 में मैग्नीट्यूड कितना है? सर माइनस है मैग्नीट्यूड। नहीं, माइनस तो साइन है। 4 है मैग्नीट्यूड, है या नहीं? मैं बोलूँ -50, तो माइनस क्या है? साइन। 50 क्या है? मैग्नीट्यूड। समझ गए आप? दूसरा पॉइंट है चार्ज के मैग्नीट्यूड का क्रिस क्रॉस। ये क्रिस क्रॉस क्या होता है? ऐसे, मतलब यहाँ वाला 2 लोग हैं, यहाँ वाला यहाँ चला जाए, यहाँ वाला यहाँ चला जाए, क्रिस क्रॉस। तो पहला पॉइंट, आयंस को आइडेंटिफाई किया, ये और ये आयन है, ये दोनों के दोनों क्या हो गए? आयन हो गए। पहला काम पूरा। दूसरा काम है कि इन आयन पे जो चार्ज है, इस आयन पे जो चार्ज है, इनके चार्जेस के मैग्नीट्यूड का क्रिस क्रॉस। माने मैग्नीट्यूड को यूँ ले आओ, इसके मैग्नीट्यूड को यहाँ ले जाओ, इसके मैग्नीट्यूड को यहाँ ले जाओ। इसका मैग्नीट्यूड कितना है देख के बताओ? 1 है क्या? सही समझे? तो जहाँ पर कुछ नहीं वहाँ 1 मानते हैं तो +1 मान लो, जहाँ कुछ नहीं है 1 मानते हैं तो यहाँ माइनस का 1 मान लो। तो प्लस और माइनस की ज़रूरत नहीं है, इसके मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है, चार्ज के मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है, चार्ज के मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है। तो दूसरा पॉइंट कहता है चार्ज के मैग्नीट्यूड का क्रिस क्रॉस। ये चार्ज है, इसके मैग्नीट्यूड को क्रिस क्रॉस। तो इस यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, इसको यहाँ ले आओ, इसके 1 को यहाँ ले आओ, ये ले आए, इतना भी ख़त्म। थर्ड पॉइंट बोलता है चार्जेस के मैग्नीट्यूड का रेशियो। चार्जेस के मैग्नीट्यूड यहाँ पर थे, उसको अपन क्रिस क्रॉस में लेके आए, यहाँ और यहाँ पहुँच गए। ये दोनों क्या है? चार्जेस के मैग्नीट्यूड ही है ना। तो इसका रेशियो बनाओ, सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो क्या होता है? पहले तो रेशियो बनाओ, फिर बताता हूँ सिंपलेस्ट रेशियो क्या होता है। सर देखो ये कहानी क्या बताती है? 10:5। क्या एक रेशियो है? हाँ सर है, रेशियो तो है, लेकिन ये सिंपलेस्ट है क्या? सिंपलेस्ट मतलब इससे छोटा नहीं किया जा सकता क्या? किया जा सकता है सर। ये 5 को 10 से काटो, 1 बार रेशियो 2, 5 का भाग इसमें भी लगाओ, 5 का भाग इसमें भी लगाओ। इसमें 5 का भाग लगाओगे तो 1 आएगा, इसमें 5 का भाग लगाओगे तो 2 आएगा। लेकिन अब 2 और 1 2:1, ये सिंपलेस्ट रेशियो है, इसको और सिंपल नहीं किया जा सकता। मतलब किसी ऐसी चीज़ का भाग लगाओ जो ये और ये दोनों ही डिवाइड हो जाएं, नहीं हो सकता। हाँ सर हो सकता है, 1 का भाग लगा दो। देखो अगर 1 का भाग लगाओगे यहाँ पर, तो 1 का भाग किसी भी डिजिट में लगाओ, वो डिजिट दोबारा आ जाएगी, ऐसा ही होता है।
1 का भाग इसमें लगाओगे तो 1 आएगा, 1 का भाग 2 में लगाओगे तो 2 आएगा, 2:1 दोबारा बन जाएगा। तो कोई मतलब ही नहीं निकला 1 से भाग लगाने का। बाकी कोई डिजिट अगर आप ट्राई करना चाहो 2 से भाग लगाना, तो 2 से 2 का भाग लगाओगे तो 1 आएगा, और अगर 1 के नीचे 2 का भाग लगाओगे तो 1/2 आएगा। 1/2 किस में चला गया? 0.5 में। और हमको डेसिमल में रेशो नहीं चाहिए, सिंपलेस्ट रेशो में हम क्यों सिर्फ इंटीजर वैल्यू को लेंगे। क्या कहा मैंने? सिंपलेस्ट रेशो में हम सिर्फ इंटीजर वैल्यू को लेंगे। ये इंटीजर वैल्यू है, ये इंटीजर वैल्यू है, इसको लेंगे बस। डेसिमल में प्लेसेस नहीं चाहिए हमारे को। क्लियर है क्या? तो सिंपलेस्ट रेशो समझ में आया। ये भी रेशो था, लेकिन इसी रेशो को आगे तोड़ दिया। माने अगर रेशो अपना ऐसा है जो सिंपलेस्ट नहीं है, तो आप इसको सिंपलेस्ट बनाओगे। सिंपलेस्ट बनाने का तरीका आपने देख लिया। क्या 1:1 सिंपलेस्ट रेशो है? हाँ सर, पहले से बना पड़ा है, तो मुझे इसको और सिंपल करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी सिंपलेस्ट रेशो है। मैंने 3rd स्टेप भी हो गया। 4th स्टेप, जो रेशो है उसको सबस्क्रिप्ट बनाओ। सबस्क्रिप्ट मतलब पता है, मैंने H2 बोला था कभी, ऐसे सबस्क्रिप्ट देख लो। लाइक ये H2 है, तो हाइड्रोजन के आगे 2 लगा हुआ है, मतलब ये हाइड्रोजन के 2 एटम है, तो ये 2 किसका है? हाइड्रोजन का है ना। जो 2 है वो सबस्क्रिप्ट की तरह काम कर रहा है ना। तो जो अब देखो, जो रेशो का साइन है, इस रेशो के राइट साइड में जो है ना, उसको राइट साइड वाले आयन को दे दो, और इस रेशो के लेफ्ट साइड में जो है उसको लेफ्ट साइड वाले आयन को दे दो। मानो जो ये 1 दिख रहा है अपने को, 1, इसको पकड़ा दो, और जो ये दिख रहा है रेशो के राइट साइड वाला, उसको राइट साइड वाले आयन को दे दो। कैसे? सबस्क्रिप्ट की फॉर्म में। सबस्क्रिप्ट मतलब जो ये 1 है इसको सोडियम के आगे छोटा करके बना दो, जो ये 1 है इसको क्लोरीन के आगे छोटा करके बना दो। चलो बनाओ। यहाँ पर Na लिखा, यहाँ Cl लिखा, ये 1 को इसके पास बनाया 1, ये 1 को इसके पास बनाया 1, Na1Cl1। अब 1 लिखे हुए को शो नहीं करते, यही रीज़न है कि आप यहाँ से 1 हटा सकते हो। तो आपका केमिकल फॉर्मूला क्या निकल कर आया? NaCl। तो ये चारों स्टेप करने के बाद सोडियम क्लोराइड नाम के इस कंपाउंड से केमिकल फार्मूला NaCl निकल के आता है। सर ये तो बेसिक एग्जांपल था, हम सबको आता है। थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ एग्जांपल को। अब मैं लेता हूँ एग्जांपल दूसरा, पोटेशियम सल्फेट। क्या लेता हूँ? पोटेशियम सल्फेट। तब तक जब तक हमने नाम बोला और यहाँ लिख दूँ, मैं नाम को लिख दूँ, तब तक आप पोटेशियम और सल्फेट का आयन सोचो कौन सा है। ये नाम लिख दिया। उम्मीद है आपने अब तक जान लिया होगा, नहीं जाना है तो हम बता देते हैं, कोई बात नहीं, कोई दुख वाली बात नहीं है। पोटेशियम को K+ से शो करते हैं, सल्फेट को SO4 -2 से शो करते हैं। पहला काम क्या है? आयन्स का आइडेंटिफिकेशन। तो जो आयन लिखे हैं उनको आइडेंटिफाई करो, पहला काम तो हो गया। दूसरा काम, चार्ज के मैग्नीट्यूड का क्रिस क्रॉस। तो इसके ऊपर चार्ज है +1, इसके ऊपर चार्ज है -2, इसका मैग्नीट्यूड, इसके चार्ज का मैग्नीट्यूड 1, इसके चार्ज का मैग्नीट्यूड 2। तो इस 2 को यहाँ लेकर आओगे, इस 1 को यहाँ लेकर जाओगे, तो यहाँ 1 चला गया, यहाँ 2 चला गया। तीसरा काम, चार्जेस के मैग्नीट्यूड जो क्रिस क्रॉस में आए हो उसका रेशो बनाओ, सिंपलेस्ट। पहले तो रेशो बनाओ। क्या ये रेशो सिंपलेस्ट है? हाँ सर। जैसे 2:1 को आप आगे तोड़ नहीं पा रहे थे, तो ये भी 2:1 ही तो है, सिंपलेस्ट है। तीसरा काम निपट गया। चौथा काम, रेशो को सबस्क्रिप्ट बना दो। जो ये रेशो है, ये रेशो के लेफ्ट साइड वाले आयन को, लेफ्ट साइड वाले चार्ज को, माने रेशो के लेफ्ट साइड वाले नंबर को, रेशो के लेफ्ट साइड वाले नंबर को लेफ्ट साइड के आयन का सबस्क्रिप्ट बनाओ। रेशो के राइट साइड वाले नंबर को राइट साइड वाले आयन का सबस्क्रिप्ट बनाओ, माने इसको दे दो। लिखने का तरीका देखो, K के आगे 2 लिख दिया, SO4 लिखो,
इसके आगे SO4 के आगे 1 लगाओगे, कोई मतलब का ही नहीं है, क्योंकि 1 लगाया 1 ही दिखाते हैं। तो K2SO4, जब आप इस रेशो का सबस्क्रिप्ट बनाते हो तो ये प्लस माइनस अब भूल जाना और इन दोनों को चिपका कर रख देना इन नंबर्स के साथ साथ। K2SO4, ये बन गया केमिकल फार्मूला पोटेशियम सल्फेट का। क्लियर? 2 एग्जाम्पल करा दिए, 8 और बच रहे हैं। एक एग्जाम्पल और कराता हूँ, फिर चौथे एग्जाम्पल में कुछ नई बात सिखाऊंगा। तब तक मैं इसको इरेज करता हूँ, साइड में रख सकता हूँ। ये पॉइंट लिखे पड़े हैं ना, इन पॉइंट्स का इस्तेमाल करते करते बनाएंगे, तो मैं इतना ही इरेज करता हूँ। बाकी आप लोग मैं क्या बोलते हैं, तब तक मैं इसको हट के इरेज करता हूँ, है ना, ताकि बोर्ड साफ ज़्यादा कर सकूँ। एक्चुअली क्या है, मैं सामने ही इरेज कर दूँ खड़े खड़े, लेकिन लफड़ा ये है कि एक बार इरेज करने के बाद डस्टर को प्रेस करके दीवार पे धूल निकाल के दोबारा साफ़ करना पड़ता है, ताकि बोर्ड की स्क्रीन थोड़ी क्लीन दिखे, वरना क्या वाइटिश दिखेगा बोर्ड। इसलिए तो मुझे हटना पड़ता है एक बार। ठीक है, मैं हटता हूँ एक बार, फिर क्लीन करके वीडियो को पॉज करके क्लीन करके दोबारा आगे बढ़ाता हूँ गाड़ी को, है ना। हाँ जी अंकल, देखो और एग्जांपल लेता हूँ, 2 एग्जांपल तो ले लिए। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपन, बेरियम सल्फेट ले लेते हैं। देखो थर्ड एग्जांपल, बेरियम सल्फेट। पहला काम आइडेंटिफिकेशन ऑफ आयन्स। बेरियम के लिए आयन आता है Ba+2, सल्फेट के लिए अभी पीछे ही करके आए हो SO4-2। दूसरा काम चार्ज के मैग्नीट्यूड का क्रिस क्रॉस। मैग्नीट्यूड समझा चुका हूँ। इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है 2, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है 2। मैग्नीट्यूड मतलब नंबर, ऊपर लिख रखा है अभी भी। तो इस 2 को यहाँ पे, इस 2 को यहाँ पे, ये 2 को यहाँ लेके आओ, इस 2 को यहाँ लेके आओ, ये 2 आ गया, ये 2 आ गया। थर्ड काम चार्जेस के मैग्नीट्यूड जो कि आप लेकर आए हो यहाँ पे, उसका रेशो बनाओ सिंपलेस्ट। पहले तो रेशो बनाओ, रेशो बन गया। क्या ये सिंपलेस्ट हो सकता है? हाँ सर। इसको तोड़ा जा सकता है? हाँ सर। 2 ऐसी कोई संख्या जिसका भाग दोनों में चला जाए और इंटीजर वैल्यू आ जाए? हाँ सर। 2 का भाग यहाँ भी जाएगा, 2 का भाग यहाँ भी जाएगा, और तब जो बन के आएगा वो बन के आएगा 1:1। क्या इसको और सिंपल कर सकते हो? हाँ सर, 1 में 1 का भाग लगा दो, 1 में 1 का भाग लगा दो। लेकिन 1 में 1 का भाग लगाओगे तो 1 आएगा, 1 में 1 का भाग लगाओगे तो 1 आएगा, माने दोबारा वही रेशो मिल जाएगा। माने इससे ज़्यादा सिंपल इसको नहीं किया जा सकता। तो 1:1, क्या ये सिंपलेस्ट रेशो है? सिंपलेस्ट मतलब इससे ज़्यादा सिंपल नहीं किया जा सकता। तो ये सिंपलेस्ट रेशो है? हाँ सर। अगर ये सिंपलेस्ट रेशो है तो चौथा स्टेप, रेशियो को सबस्क्रिप्ट बना दो। सबस्क्रिप्ट समझ गए ना? रेशियो के लेफ्ट साइड वाले नंबर को लेफ्ट साइड वाले आयन का सबस्क्रिप्ट बनाओ, माने लेफ्ट साइड वाले आयन के नीचे झुका दो, और रेशियो के राइट साइड वाले नंबर को राइट साइड वाले आयन का, देखो ये आयन राइट साइड का है, ये आयन लेफ्ट साइड का है, राइट साइड का आयन है, लेफ्ट साइड का आयन है। रेशियो के राइट साइड का नंबर है, लेफ्ट साइड का नंबर है, तो रेशियो के राइट साइड वाले नंबर को राइट साइड वाले आयन का सबस्क्रिप्ट बनाओ, रेशियो के लेफ्ट साइड वाले नंबर को लेफ्ट साइड वाले आयन का सबस्क्रिप्ट बनाओ। तो देखो लिखो Ba, लिख दिया। 1 को बनाओ इसका सबस्क्रिप्ट, माने इसके नीचे झुका दो, ये लो 1 झुका दिया। लिखो SO4, ये 1 है, इसको इसके पास भेजोगे, वही बात है। मतलब 1 को लिखो मत लिखो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो एक तरीके से ये बनकर आया BaSO4, बेरियम सल्फेट का केमिकल फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं यहीं पर ही अपन। अब चौथे क्वेश्चन में मैं आपको एक बात सिखाना चाह रहा हूँ। वो एग्जांपल है अपना एल्यूमिनियम सल्फेट। अच्छा एग्जांपल है, एक बड़ी बात सिखा कर जाएगा। फोकस करना, ध्यान बढ़ा लो। इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, कलर बदल देता हूँ। इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ध्यान दो। यहाँ से एक बात निकल कर आएगी। अब नाम है उसका एल्यूमिनियम सल्फेट। यहाँ से एक नोट पॉइंट निकल कर आएगा इंपॉर्टेंट।
एल्यूमिनियम के लिए आयन आता है Al+3, सल्फेट के लिए आता है SO4-2। पहला काम आयंस का आइडेंटिफिकेशन कर लिया। दूसरा काम चार्जेस के मैग्नीट्यूड का क्रिस क्रॉस, ये रहा चार्ज, ये रहा चार्ज, दोनों के मैग्नीट्यूड को क्रिस क्रॉस करा दो। इसका 3 इधर जाएगा, इसका 2 इधर जाएगा, ये 2 ये 3, रेशो बनाओ। थर्ड पॉइंट कहता है सिंपलेस्ट रेशो बनाओ। 2 और 3 में ऐसी कौन सी डिजिट का भाग लगाओगे कि सिंपलेस्ट रेशो बन जाए, मतलब इंटीजर वैल्यू में रेशो बन जाए। नहीं बन सकता, कर लो ट्राई। इसमें 2 का भाग लगा दो, इसमें भी 2 का भाग लगा दो। यहाँ 2 का भाग लगाओगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन यहाँ 2 का भाग लगाओगे तो 1.5 आएगा, 3/2 1.5 आ जाएगा। डेसिमल प्लेसेस नहीं चाहिए। यहाँ 3 का भाग लगाओगे तो 3/3 1 आ जाएगा। यहाँ 3 का भाग लगाओगे तो 2/3 आएगा, दोबारा डेसिमल प्लेसेस आएंगे, नहीं चाहिए। माने इसको और सिंपल नहीं किया जा सकता। तो यही सिंपलेस्ट रेशो है। अब जो सिंपलेस्ट रेशो है तो फोर्थ पॉइंट बोलता है कि रेशियो को सबस्क्रिप्ट बनाओ। माने रेशियो के लेफ़्ट साइड वाले पोर्शन को लेफ़्ट आयन का सबस्क्रिप्ट बनाओ। तो लेफ़्ट आयन को लिखो और इसको दे दो, इसका सबस्क्रिप्ट बना दिया। सबस्क्रिप्ट माना नीचे रखने वाला छोटा नंबर। एल्यूमिनियम के आगे है नंबर, एल्यूमिनियम के आगे है ये नंबर, एल्यूमिनियम का सबस्क्रिप्ट। उसके बाद ये 3 इसको दे दो SO4 को, माने SO4 के आगे लगा दो 3, माने SO4 का सबस्क्रिप्ट बन गया। अब एक छोटा सा चेंज हम यहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हैं। जब ये 3 लिखते हैं ना तो यहाँ एक ब्रैकेट लगाते हैं। 3 लिखने की वजह से लग रहा है क्या? नहीं, ये जो ब्रैकेट लगाया ना मैंने, ये 3 लिखने की वजह से नहीं बनाया। अभी एक नोट पॉइंट बताता हूँ, उसकी वजह से बनाया है। पहले नोट पॉइंट लिखने दो, फिर समझाता हूँ। ये है अपना नोट पॉइंट। इसका मतलब समझ में आ जाएगा अभी। ऐसा एक और एग्जांपल लूँगा मैं। पहले तो ये बताओ, क्या एल्यूमिनियम एक मोनोएटमिक आयन है? हाँ सर है। क्या ये एक मोनोएटमिक आयन है? नहीं, पॉलीएटमिक आयन है। यहाँ पर बेरियम एक मोनोएटमिक आयन है? हाँ है। क्या ये एक मोनोएटमिक आयन है? नहीं, पॉलीएटमिक आयन है। ठीक है, यहाँ तो ब्रैकेट नहीं लगाया, यहाँ ब्रैकेट क्यों लगाया? SO4 यहाँ पर भी, SO4 यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ ब्रैकेट लगा, यहाँ ब्रैकेट नहीं लगा। सुनो गौर से देखो, जो यहाँ पर देख रहे हो SO4, ये बेरियम को भूल जाओ फिलहाल। क्या नज़र आ रहा है आपको? अर्जुन की चिड़िया, मेरा मतलब चिड़िया की आँख, चिड़िया की आँख की तरह देखो। आपको सिर्फ SO4 नज़र आ रहा है। तो SO4 कितने हैं? एक ही तो है। SO4 एक ही तो है। ये मत देखो कि S का 1 एटम, ऑक्सीजन के 4 एटम। आप तो ऐसे बताओ SO4, मुझे तो SO4 बताओ, SO4 कितने हैं? जैसे मेरा नाम है हितेश कुमार शिवनानी, तो ये 3 नाम थोड़ी हैं, ये एक ही नाम है ना। तो कोई बोलेगा हितेश कुमार शिवनानी कितने हैं? एक ही तो है भाई, वो तो नाम है जो हितेश कुमार शिवनानी 3 रूपों में टूटा हुआ है। यहाँ पर SO4, अगर SO4 की बात करूँ तो SO4 की संख्या कितनी है? 1। कैसे पहचानी? जो सिंपलेस्ट रेशो होता है ना, सिंपलेस्ट रेशो होता है, उसमें SO4 राइट साइड पे है तो
तो रेशियो के राइट साइड पे जो नंबर है वो SO4 की संख्या होगी यहाँ पर। कम समझ में, दोबारा रिपीट करते हैं। ये कहाँ पर है, देखो ये आयन है, ये भी आयन है। ये आयन कहाँ पर है, राइट साइड पर। ये आयन कहाँ है, लेफ्ट साइड पर। रेशियो में, सिंपलेस्ट रेशियो में ये नंबर कहाँ पर है, राइट साइड पर। ये नंबर कहाँ पर है, लेफ्ट साइड पर। तो जो राइट साइड पर आयन है उसकी संख्या राइट साइड वाले सिंपलेस्ट रेशियो के नंबर से निकलेगी। दोबारा बोलता हूँ, ये क्या है सर, सिंपलेस्ट रेशियो, मेरे साथ बोलो। ये क्या है, सिंपलेस्ट रेशियो, मेरे साथ बोलो, दोबारा बोलो, थोड़ा जोर से बोलो। ये क्या है, सिंपलेस्ट रेशियो। हाँ सर, तो सिंपलेस्ट रेशियो में जो राइट साइड वाला नंबर है वो राइट साइड वाले आयन के नंबर को शो कर रहा है। लेफ्ट साइड वाला नंबर है, सिंपलेस्ट रेशियो में जो लेफ्ट साइड वाला नंबर है वो लेफ्ट साइड वाले आयन के नंबर को शो कर रहा है। इधर देखो Ba कितने आए, एक आया, माने बेरियम का एक एटम आया। यहाँ पर एक ही तो लिखा हुआ है, माने सिंपलेस्ट रेशियो में लेफ्ट साइड पे जो नंबर होगा वो उसके लेफ्ट आयन का नंबर होगा, और राइट साइड पे जो नंबर होगा वो उसके राइट साइड वाले आयन का नंबर होगा। तो यहाँ पर SO4 कितना है, पूरा SO4। ये SO4 मेरे हाथ में है, कितने, एक ही तो है, एक SO4 है, एक Ba है। यहाँ पर देखो सिंपलेस्ट रेशियो है। हाँ सर, तो सिंपलेस्ट रेशियो में लेफ्ट साइड वाला नंबर लेफ्ट साइड वाले आयन का नंबर है। तो एल्यूमिनियम के संख्या, मतलब एल्यूमिनियम के एटम्स की संख्या कितनी है, 2। ये देखो एल्यूमिनियम के आगे 2 लगा हुआ है, शायद इसको यही कहते हैं कि एल्यूमिनियम के 2 एटम आए हैं, राइट। रेशियो के राइट साइड वाला नंबर राइट साइड वाले आयन का नंबर है। रेशियो के राइट साइड का नंबर राइट साइड के आयन का नंबर है। तो सल्फेट आयन की संख्या कितनी है, 3। तो सल्फेट आयन की संख्या क्या, मैंने क्या लगाया, 3, माने सल्फेट कितने हैं, 3। सल्फेट है क्या, सल्फेट है क्या सर, आयन है। कौन सा आयन है, पॉली एटमिक आयन। पॉली एटमिक आयन यहाँ पर भी था, पॉली एटमिक आयन यहाँ पर भी था। यहाँ पर इस पॉली एटमिक आयन की संख्या कितनी थी, 1। यहाँ पर इस पॉली एटमिक आयन की संख्या कितनी है, 3, या फिर मतलब 1 से ज़्यादा। तो सुनो, जब पॉली एटमिक आयन की संख्या 1 से ज़्यादा होती है, ये पॉली एटमिक आयन है, हाँ, ये पॉली एटमिक आयन है, हाँ, यहाँ पर ये वाला पॉली एटमिक आयन 1 ही है, और यहाँ पर ये वाला पॉली एटमिक आयन 3 है। तो जब पॉली एटमिक आयन की संख्या 1 से ज़्यादा हो जाती है, पॉली एटमिक की, मोनो एटमिक की नहीं, जब पॉली एटमिक आयन की संख्या 1 से ज़्यादा हो जाती है, तब फार्मूला बनाने के लिए उसके नंबर को ब्रैकेट के बाद शो किया जाता है। क्लियर है क्या, वही बात वहाँ लिख रखी है। किस किस को ये कम समझ में आया, जिनको कम समझ में आया मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, समझ में आ जाएगा। पहले वो समझो, फिर मैं यहाँ पर दूसरा एग्जांपल बनाता हूँ। When there are more than one polyatomic ion in an ionic compound, इस आयनिक कंपाउंड में ये पॉलीएटमिक आयन 1 से ज़्यादा हैं, टोटल 3 है, माने सल्फेट कितने हैं, 3 है। सल्फेट के आगे 3 लगाने का मतलब क्या हुआ, ये हुआ कि आप SO4 एक बार लिखो, फिर SO4 दूसरी बार लिखो, फिर SO4 तीसरी बार लिख दो, 1 2 3। SO4 के आगे 3 लगाया मतलब 3 बार SO4 लिखा। एल्यूमिनियम के आगे 2 लगाया मतलब 2 बार एल्यूमिनियम लिखा। क्लियर है क्या। तो ये तो मोनोएटमिक आयन है, संख्या तो इसकी भी 1 से ज़्यादा है, लेकिन ये मोनोएटमिक आयन है। तो मोनोएटमिक आयन की संख्या जब 1 से ज़्यादा होती है तो उसकी संख्या के लिए ब्रैकेट नहीं लगाते, लेकिन पॉलीएटमिक आयन की संख्या अगर 1 से ज़्यादा होती है तो उसको ब्रैकेट से शो किया जाता है। क्लियर, कम क्लियर हुआ है तो एक और एग्जांपल लो। वैसे भी 4 एग्जांपल हुए हैं, 6 अभी बाकी हैं। मैं तब तक इसको दोबारा एक बार पॉज करता हूँ, वीडियो को दोबारा क्लीन करता हूँ उसको ढंग से। इस वाला एग्जांपल को इरेज कर देता हूँ, दूसरा एग्जांपल, 2 एग्जांपल और लेके आता हूँ यहाँ पर, और समझ में आएगा। क्लियर, हाँ जी, देखते हैं और एग्जांपल्स। एक एग्जांपल है मैग्नीशियम फॉस्फेट।
चलो पहला स्टेप क्या है, आयंस का आइडेंटिफिकेशन। मैग्नीशियम के लिए Mg+2, फॉस्फेट के लिए PO4 -3। चार्जेस के मैग्नीट्यूड का क्रिस क्रॉस, इसका मैग्नीट्यूड 2, इसका मैग्नीट्यूड 3, क्रिस क्रॉस। ये यहाँ पर आएगा 2, ये यहाँ पर आएगा 3, रेशो बनेगा। सिंपलेस्ट रेशो बनाना है, 3 और 2 को और नहीं तोड़ सकते हैं बेसिक मैथमेटिक्स से, तो यही रेशो सिंपलेस्ट रेशो कहलाएगा। सिंपलेस्ट रेशो में सबस्क्रिप्ट बनाना चालू करो। रेशो के लेफ़्ट साइड वाला जो नंबर है वो लेफ़्ट साइड वाले आयन के नीचे चला जाएगा। रेशो के राइट साइड में जो नंबर है वो राइट साइड वाले आयन के नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो 3 को पहुँचा दो इधर और 2 को पहुँचा दो इधर। ठीक है, मैग्नीशियम ये लो बना दिया, 3 पहुँचाया इसके नीचे। ठीक है सर, इसको पहुँचाओ यहाँ पर, तो PO4, इसकी संख्या कितनी है 2। दोबारा सुनो, ये मैग्नीशियम एक मोनोएटमिक आयन है। अगर इसकी संख्या 1 से ज़्यादा हो गई, जो कि यहाँ पर है 3 हो गई है, तो इसके लिए ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई पॉलीएटमिक आयन है, क्या ये पॉलीएटमिक है? हाँ सर, कैसे? फॉस्फोरस का 1 एटम, ऑक्सीजन के 4 एटम, मिलाकर 5 एटम। तो पॉलीएटमिक आयन की संख्या अगर 1 से ज़्यादा है, और इस पॉलीएटमिक आयन की संख्या कितनी है 2, इस पॉलीएटमिक आयन की संख्या कितनी है 2, तो अगर पॉलीएटमिक आयन की संख्या 1 से ज़्यादा हो जाए तब इस पॉलीएटमिक आयन को ब्रैकेट लगाकर शो किया जाता है। Mg3PO4 का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम फॉस्फेट। क्लियर हो गया कितना? एक और एग्जांपल तो बता दो सर, अच्छा हो जाएगा, देख लो। बेरियम फॉस्फेट, बेरियम के लिए Ba+2, फॉस्फेट के लिए PO4 -3। पहला काम तो हो गया आयंस का आइडेंटिफिकेशन। दूसरा काम चार्जेस के मैग्नीट्यूड का क्रिस क्रॉस। चार्ज का मैग्नीट्यूड इधर, चार्ज का मैग्नीट्यूड इधर, रेशो बनेगा। सिंपलेस्ट है क्या? हाँ सर, 3 और 2 को नहीं तोड़ सकते, तो ये सिंपलेस्ट रेशो है। थर्ड स्टेप भी हो गया। फोर्थ स्टेप बोलता है रेशियो को सबस्क्रिप्ट बनाओ। तो रेशियो के लेफ्ट साइड वाला नंबर, लेफ्ट वाले आयन का सबस्क्रिप्ट, माने इसको यहाँ पहुँचा दो, लिखो BA और नीचे 3, यहाँ पर 2 दे रखा है, यहाँ पहुँचा दो। राइट साइड वाला नंबर, राइट साइड वाले आयन का सबस्क्रिप्ट, तो लिखो PO4, संख्या कितनी 2। सर ये मोनोएटमिक आयन है, एक ही एटम है BA का। मोनोएटमिक आयन की संख्या अगर 1 से ज़्यादा हो गई तो ब्रैकेट नहीं लगेगा इसके चारों ओर। पॉलीएटमिक आयन की संख्या अगर 1 से ज़्यादा है, ब्रैकेट लग जाएगा इस बार। ये बन गया केमिकल फार्मूला। ये नोट समझ में आ गया? क्लियर? और एग्जांपल लेता हूँ। अब मैं इस नोट को मिटाकर अपने एग्जांपल्स को आगे बढ़ाता हूँ। हाँ जी भाई साहब, आओ 6 एग्जाम्पल तो हो गए, बचे हुए 4 निपटाते हैं और इस कहानी को करते हैं पूरा, ताकि अपन कल से अपने चैप्टर के 10th क्लास के केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन नाम के चैप्टर के लेक्चर नंबर 1 की शुरुआत कर सकें। आओ करते हैं। 7वें नंबर का एग्जाम्पल लेते हैं, वही जो स्टार्टिंग में लिया था, सोडियम जिंकेट। तो ये फॉर्मूला अच्छा है और 10th क्लास में इसका डायरेक्ट इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए इस फॉर्मूले को भी अपन प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम में आपको प्रैक्टिस काम आती है। कितना ही कंसेप्ट अच्छा हो पर प्रैक्टिस काम आएगी, और प्रैक्टिस के लिए बार बार चीज़ें दोहरानी पड़ती हैं। अभी हम पहले एक बार दोहराया स्टार्टिंग में, अब यहाँ दोहरा रहे हैं एक बार, फिर एग्ज़ाम जो अपना क्वेश्चन आएगा, फिर मतलब अपना चैप्टर अपन पढ़ेंगे, उसमें इस रिएक्शन में दोबारा दोहराएंगे। तो 3 बार तो अपन ने ऑनलाइन लेक्चर के थ्रू ही दोहरा लिया, बाकी आप घर पे कितनी बार दोहराते हैं आप पर डिपेंड करता है। तो सोडियम जिंकेट, ये लो, लो सर, पहला काम आयंस का आइडेंटिफिकेशन। अब तक तो शायद आप बना रहे होंगे, चेक कर रहे होंगे। ऐसे टाइम पे वीडियो को पॉज करके बना लिया करो, है ना। नहीं बने तो देख लिया करो। ऐसा नहीं कि बनाने में लगे और घंटे निकल गए, नहीं, इमीडिएटली बनाओ। अगर इमीडिएटली बन रहा है तो ठीक, नहीं तो फिर वीडियो को दोबारा चालू करो, देखो, क्योंकि वीडियो में ही नहीं लगे रहना है। आपके पास एक सब्जेक्ट नहीं है, 6 सब्जेक्ट हैं, परसेंटेज 6 के 6 मिलकर बनाते हैं। रिमेंबर दिस। सोडियम के लिए
Na+। जिंकेट के लिए ZnO2 -2। क्लियर। सर दूसरा चार्जेस के मैग्नीट्यूड का क्रिस क्रॉस +1 तो 1 यहाँ पर आएगा, 2 ये वाला 2 नहीं आ रहा है, चार्ज का 2 आ रहा है, ध्यान रखना। बस मैं यहाँ यूँ करूँगा तो ये गंदा हो जाएगा, चिर जाएगा, बीच में से कट जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ से बनाया है कि मतलब यहाँ से जो चार्ज है उसके मैग्नीट्यूड को यहाँ बुला लिया, यहाँ से जो चार्ज है उसके मैग्नीट्यूड को यहाँ बुला लिया। क्लियर हो रही है बात। तो यहाँ 2 आ गया, ये चार्ज वाला 2 आया है, ये वाला नहीं, ध्यान रखना। ये 2 आ गया, रेशो बनाओ। क्या रेशो सिंपलेस्ट रेशो है? हाँ सर सिंपलेस्ट रेशो है। अब तो आप समझ गए होंगे। रेशो के लेफ्ट साइड वाले नंबर को, रेशो के लेफ्ट साइड वाले नंबर को लेफ्ट साइड वाले आयन का सबस्क्रिप्ट बनाओ, रेशो के राइट साइड वाले नंबर को राइट साइड वाले आयन का सबस्क्रिप्ट बनाओ। तो 2 को पहुंचाओ Na के पास, ये लो Na लिखो और Na के आगे 2 को झुका कर लिख दो छोटे फॉर्म में। फिर लिखो ZnO2, ये लिखो ZnO2। अब मेरा सवाल, क्या ZnO2 एक पॉलीएटमिक आयन है? हाँ सर। जिंक का 1 एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम, कुल मिलाकर 3 एटम हो गए, तो ये पॉलीएटमिक आयन है। लेकिन फिर भी इसमें ब्रैकेट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि पॉलीएटमिक आयन होने से ब्रैकेट नहीं लगता, पॉलीएटमिक आयन की संख्या 1 से ज़्यादा होने पर ब्रैकेट लगता है। क्या इसकी संख्या 1 से ज़्यादा है? पॉलीएटमिक आयन की संख्या अगर यहाँ 1 से ज़्यादा होती तो ब्रैकेट लग जाता, इसके चारों ओर ब्रैकेट लग जाता। पर पॉलीएटमिक आयन, हाँ पॉलीएटमिक आयन तो है पर इसकी संख्या 1 से ज़्यादा नहीं है, 1 ही है, इसलिए यहाँ पर अब ब्रैकेट नहीं लग रहा। तो Na2ZnO2 ये बनता है सोडियम जिंकेट, जो कि हमारे आज के क्वेश्चन के स्टार्टिंग में जो रिएक्शन पूछी थी उसका आंसर भी था। क्लियर है क्या? ये 7वां। चलो अब फटाक से निपटाते हैं। 7 के बाद 8। और कौन सा एग्जाम्पल लूँ? कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक हो तो पहले माफ़ी मांग रहा हूँ। अच्छा, आंखों के सामने तगड़ी मिस्टेक कर रहा हूँ। कैल्शियम को कैल्शियम, वाह। कैल्शियम क्या बोला मैंने? कैल्शियम कार्बोनेट। बताओ कैल्शियम क्या होता है? सर Ca+2 होता है। कार्बोनेट क्या होता है? सर CO3-2 होता है। चार्जेस का और आयंस का आइडेंटिफिकेशन हो गया। चार्ज के मैग्नीट्यूड का क्रिस क्रॉस, इसका मैग्नीट्यूड 2, इधर पहुंचा दो 2, इसका मैग्नीट्यूड 2, इधर पहुंचा दो 2। देखो एक कट गया ना बीच में से, इसलिए मैंने यहाँ से लिया था। ये 2 को पहुंचाया, ध्यान रखना। ये 3 कट गया है, नो इश्यूज़। कट गया मतलब हटा मत देना, इसी का हिस्सा है। ये 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेके आना, साइन मत लेके आना। पता लगे यहाँ +2 लिया हो, यहाँ भी -2 नहीं। रेशो बनाओ, सिंपलेस्ट रेशो बनाने की कोशिश करो। बन सकता है क्या? हाँ सर 2 का भाग लगा तो बन जाएगा। 1:1। चार्जेस के मैग्नीट्यूड का रेशो बनाओ, सिंपलेस्ट बना दिया। अब 4th सर सबस्क्रिप्ट, रेशो के लेफ्ट वाले को, रेशो के लेफ्ट साइड वाले नंबर को लेफ्ट आयन का सबस्क्रिप्ट, रेशो के राइट वाले नंबर को राइट आयन का सबस्क्रिप्ट। तो लिखो Ca, आगे नंबर लिखो 1। अब 1 लिखना ना लिखना बराबर बात है। फिर लिखो CO3, नंबर लिखो 1, 1 लिखना ना लिखना बराबर बात है। तो CaCO3 ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट के लिए केमिकल फार्मूला। ये 8 हो गया। अब यहीं एडजस्ट कर दूं क्या? 2, एक 9वां और एक 10वां, है ना। चलो अब 9वें 10वें में हम किसको लें? मैग्नीशियम क्लोराइड को ले लूँ। चलो मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम के लिए Mg+2, क्लोराइड के लिए Cl-1। चार्जेस का मैग्नीट्यूड इधर 2, चार्ज का मैग्नीट्यूड इधर 1, तो 1:2। क्या ये सिंपलेस्ट है? हाँ सर। तो रेशियो के लेफ्ट वाले नंबर को लेफ्ट आयन का सबस्क्रिप्ट, रेशियो के राइट वाले नंबर को राइट आयन का सबस्क्रिप्ट। तो लिखो Mg, लिखो आगे लिखो 1 लिखो, मतलब लिखो एक ही बात है। लिखो Cl, नंबर लिखो 2। क्या Cl
मोनोएटमिक आयन है, हाँ सर। तो इसकी संख्या कितनी भी बढ़ा दो एक से हमको फ़र्क नहीं पड़ेगा। पॉलीएटमिक आयन होता तो इसकी संख्या एक से ज़्यादा होने पर क्या लगाते, ब्रैकेट। एक और एग्जांपल बता दो, एसिटिक एसिड कर दें क्या? वैसे एसिटिक एसिड के लिए दो तरह के आयन लगेंगे, एक एसिटेट आयन, एक हाइड्रोजन आयन। चलो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कर देते हैं, वैसे भी अपने को काम भी आता ही है ना। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बो NaTe, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम के लिए आता है Na प्लस और हाइड्रोजन कार्बोनेट के लिए आता है HCO3 माइनस। वही चार्जेस का मैग्नीट्यूड, सेकेंड स्टेप क्रिस क्रॉस कराना है चार्जेस के मैग्नीट्यूड को, +1 -1 माने इसका 1 जाएगा इसका 1 आएगा, तो 1:1 बनेगा। समझ में आ गया होगा। 1:1 को और सिंपल नहीं कर सकते, सिंपलेस्ट रेशो है। तो ये सिंपलेस्ट रेशो है, तो रेशो के लेफ्ट वाले नंबर को लेफ्ट आयन का सबस्क्रिप्ट बना दो, रेशो के राइट वाले नंबर को राइट आयन का सबस्क्रिप्ट बना दो। तो Na लिखो और Na के आगे 1 लिखो, 1 लिखो मत लिखो एक ही बात है। फिर यहाँ HCO3 लिखो, और आगे 1 लिखो, 1 लिखो मत लिखो एक ही बात है। तो Na और HCO3 बस यही आ गया। क्लियर है क्या? 10 एग्जाम्पल भी हो गए अपने, बाकी और एग्जाम्पल्स आपको अब शीट में मिलेंगे। एक बात और बताना चाहूँगा इसी के साथ में, कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख देता हूँ। चलो ये लो, अपन थोड़ा आकृति बना देता हूँ, थोड़ा अलग दिखेगा अब। अब तक आपने क्या किया सर, आयनिक कंपाउंड बनाए बहुत सारे, राइट। जो आयनिक कंपाउंड है इसमें आयन्स थे, एक पॉजिटिव आयन एक नेगेटिव आयन। अब किसी भी एग्जांपल में देखो, जब आप पहले नाम लिखते हो ना, पहले इंडिकेशन देते हो, पहले सिंबल लिखते हो या फिर पहले नाम लिखते हो तो पॉजिटिव आयन का लिखते हो, बाद में नाम लिखते हो तो नेगेटिव आयन का लिखते हो। इसमें भी देखो, पहले नाम लिखा तो पॉजिटिव आयन का लिखा, बाद में नाम लिखा नेगेटिव आयन का लिखा, पहले नाम लिखा पॉजिटिव आयन का लिखा, बाद में नाम लिखा नेगेटिव आयन का लिखा, पहले नाम लिखा पॉजिटिव आयन का लिखा, बाद में नाम लिखा नेगेटिव आयन का लिखा। माने केमिकल फार्मूला बनाना हो या केमिकल आपको केमिकल इनका नेम लिखना हो, केमिकल नेम लिखना हो या केमिकल फार्मूला बनाना हो। देखो ये फार्मूला है, फार्मूला क्या होता है, छोटा होता है हमेशा, नाम बड़ा होता है, फार्मूला छोटा होता है। तो ये केमिकल नेम है, रासायनिक नाम केमिकल नेम है, कैल्शियम कार्बोनेट, उसको शो किया रहता है CaCO3 से, ये केमिकल फार्मूला है, ठीक है। तो जो केमिकल फार्मूला है, जब आप ये लिखते हो या फिर केमिकल नेम लिखते हो तो पॉजिटिव आयन माने अपना केटायन, केटायन पॉजिटिव आयन होता है, इसमें T लगता है ना, तो केटायन का नाम पहले लिखते हो, एनायन का नाम बाद में लिखते हो। तो जब आप केमिकल फार्मूला बनाते हो, केमिकल फार्मूला शॉर्ट में लिख रहा हूँ CF, केमिकल फार्मूला लिखने के दौरान पहले आप लिखते हो केटायन, क्या लिखते हो, केटायन, फिर आप लिखते हो एनायन। क्या बात क्लियर हो गई? केमिकल फार्मूला लिख दो या केमिकल नेम लिख दो, सबसे पहले नाम आता है केटायन का, देन नाम आता है एनायन का। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आई होगी और ये कहानी भी आपको समझ में आई होगी जो मैंने बताया। और वो नोट स्पेशली जो पॉलीएटमिक आयन वाला था कि जब पॉलीएटमिक आयन की संख्या एक से ज़्यादा हो जाती है तब उसको शो करने के लिए हम नंबर का इस्तेमाल करते हैं, मैंने उसके ब्रैकेट लगा के शो करते हैं। क्लियर है क्या? तो आज की कहानी को यहीं तक रखते हैं। अब सीधा मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट चैप्टर में, मतलब केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में 10th क्लास के लिए, और 9th क्लास के लिए हम केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्दी। पर पहले 10th के लिए फर्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करना चाहता हूँ, पैरेलली 9th के लिए भी चला लेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आपको दिल से जय श्री राम, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में। और अब हम केमिस्ट्री का सीधा लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। जय श्री राम।